धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी के सहयोग से मेरा यह चैनल आगे बढ़ रहा है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। वरांग चरित के वर्णन में हमने कल स्वाध्याय किया था कि किस प्रकार से वह वरांग आधा राज्य लेकर के और अपना समय व्यतीत कर रहा था कि तभी उसकी राजा देवसेन की दूसरी पुत्री का मन भी वरांग के ऊपर आ गया और वह एक तरफा उससे प्यार करने लगी। और उसने अपने सखी को बताया और उसकी सखी ने भी वह डायरेक्ट जो है बात वरांग से की। वरांग ने सारी बात उसे स्पष्ट रूप से बता दी और अपने व्रतों को पालन करते हुए उसने उससे विवाह करने का उसने इनकार कर दिया। और आगे आज हम 20वां सर्ग पढ़ेंगे। 20वें सर्ग में क्या है उसका स्वाध्याय करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित्र नामधेयम। एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनाचार्यमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। ललितपुर के नागरिक बड़े मंद कसाई तथा धर्मरत थे। वे विविध कलाओं में भी दक्ष थे और समस्त गुणों के भंडार थे तथा नाना शास्त्रों में पारंगत थे। और वास्तव में उस ललितपुर के सभी निवासियों के ऐसे ही आचार विचार थे। यही कारण था कि वणिक राजा कश्चित भट्ट बहुत लंबे अरसे तक उनके साथ भोग विलास में लीन रह करके समय व्यतीत कर रहा था। महाराज देवसेन की अत्यंत सुंदरी कन्या सुनंदा उसके पूरे वंश को आनंद देती थी। वह अपनी सुंदरी और गुणवंती थी कि उसे देखते ही मन को वैसा ही आह्लाद प्राप्त होता था जैसे कि अमरों के राजा इंद्र की वधू को देख करके होता है। ऐसी सुयोग पत्नी को आधे राज्य के साथ ही नहीं अपितु हाथी घोड़े आदि सेनाओं के साथ नाटक आदि ऐश्वर्यों के आधे भाग तथा समस्त प्राप्त करके भी विवेकी कचित भट्ट को किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ था। विशाल तथा सुंदर राजमहलों की छत पर वह अपनी रातों को सुख से व्यतीत करता था तथा अष्टानिका दक्षिणाचरण आदि कर्मों के दिनों में शील आदि गुणों का पालन के साथ काटता था तथा वह वास्तव में अभावों से सताए गए मांगने वालों तथा सज्जन पुरुषों को सदा ही भक्ति भाव से दान देता हुआ पुण्य उपार्जन करता था। पूर्व जन्म में प्रयत्न पूर्वक किए गए सुकर्मों का परिपाक हो जाने के कारण उदय में आए गए एक से बढ़कर मनमोहक भोगों और विषयों को रस लेता हुआ वह महापुरुष कश्चित भट्ट ललितपुर की राजदुलारी सुनंदा के साथ सुख पूर्वक वहाँ निवास कर रहा था।
इसी अंतराल में वियोग के प्राप्त महाराज, जिनका नाम से ही सेन से पहले धर्म लगा है, और धर्मसेन तथा युवराज वरांग को लेकर के उत्तमपुर में क्रम से क्या क्या घटनाएं घटी उन्हें ही मैं कहता हूँ। आप लोग उन्हें सुने। यह तो सब ही जानते हैं कि इनके पिता तथा पुत्र दोनों की ही शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। इसी के समान ही उसके पराक्रम था, धैर्य, दोनों ही परिमाण बतलाना असंभव ही था। सुयोग राजपुत वरांग के कुशिक्षित हिष्ट पुष्ट तथा सुंदर घोड़े के द्वारा अकस्मात गायब हो जाने पर महाराज धर्मसेन का चित्त अत्यंत व्याकुल हो रहा था। अतएव उनके चित्त को शांत करने के लिए मतिवर आदि राज्य के मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया था और राजा की प्यारी रानी के पुत्र सुषेण को ही राज सिंहासन पर बैठा दिया था। पुत्र सुषेण के ज्यों ही युवराज पद की प्राप्ति हुई थी, त्यों ही उसका मुख आनंद के कारण पूर्ण विकसित नूतन कमल के समान सुंदर तथा आकर्षक हो गया था। काफी समय के बाद अपनी मानसिक कामनाओं को पूर्ण होने के कारण से उस समय उसकी शोभा असाधारण रूप से बढ़ गई थी। उस समय उसका आह्लाद देख करके चंद्रश्री की स्मरण को आता था, और जिस पर वह तुरंत ही मेघ घटा हट गई हो। सुषेण का तेज तथा उस समय प्रातः काल उदयमान भानु के समान था, और उसका चित्त राज संबंधी दायित्वों की अपेक्षा विषय भोग और राग रंग में की ओर अधिक आकर्षक था। अतएव वह कुछ दिन पर्यंत ही अपने राज्य को उपद्रव आदि अनार्थों से बचा सका था और स्वयं आनंद पूर्वक दिन बिता सका था। एक दिन युवराज सुषेण को समाचार मिला था कि उसके राष्ट्र पर किसी शत्रु की सेना ने आक्रमण कर दिया है और देश के रौद्रता हुआ वह शिष्य सज्जन नागरिकों का अपमान करता हुआ लोग आगे बढ़ रहा है। तो इसे सुनते ही युवराज मन ही मन संग्राम करने का निर्णय करने के सेना को लेकर के स्वयं शत्रु के विरुद्ध चल दिया था। रथ हस्ती आदि पदाधिकारी चतुरंग सेना के साथ समर स्थिति में पहुंच करके सुषेण ने बड़ी तत्परता के साथ युक्ति के साथ शत्रु को घोर युद्ध किया था, परंतु शत्रु राजा ने क्रोध के परिपूर्ण आवेश में होने के कारण से अपनी भुकटी टेढ़ी करके सुषेण की सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया था और सब ओर से घेर करके उसका संहार करना आरंभ कर दिया था। जब युवराज सुषेण की सेना पर शत्रु की सेना ने घेर करके भयंकर प्रहार करना आरंभ किया तो क्षण भर में ही उत्तमपुर के अजय सेना का अनुशासन टूट गया और वह इधर उधर छिन्न भिन्न हो गई। फल यह हुआ कि वह संग्राम में शत्रु से हार गया और निरुपाय होकर के एक घोड़े पर आरूढ़ होकर के वेग के साथ भाग करके राजधानी को चला गया था। शत्रु की सेना के अभिघातों पर मार से अपने पौरुष के पराक्रम को धूल में मिला करके भीरियों की सदृश राजधानी में भागकर आने वाला अपने पुत्र को देख करके महाराज धर्मसेन के ज्येष्ठ पुरुष का स्मरण आया और वे मन ही मन दीर्घ समय तक उसके पराक्रम आदि के गुणों का विचार करते थे और उनसे रह रहकर वरांग की स्मृति दुखी कर देती थी। आह वरांग, तुम्हारा आदर स्वभाव तथा आंतरिक विनम्रता कितनी विचित्र थी। ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति था जिसे तुम परम प्रिय ना थे। तुम्हारे पुरुषार्थ से संसार में कौन बराबरी कर सकता है। तुम्हारी धर्म रीति और अंतिम सीमा तक पहुंच चुकी थी और तथा युद्ध का वह तो तुम्हारा परम प्रिय खेल था। मैंने तुम्हें पाया था, क्या मैं देव के द्वारा नहीं ठगा गया हूँ। इसके साथ साथ उन्हें अपनी बुढ़ोती तक का ख्याल आता था और बुढ़ापे में आक्रांत होने से के कारण वे दुर्बल शरीर को देखते थे और शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान का विचार भी असहाय था। तब
तथा युवराज वरांग की योग्यताओं को विशेषताओं को भी नहीं भूल सकते थे। इन सब कारणों से उन्हें समय धैर्य धारण करना ही असंभव हो रहा था। शत्रु राजा को जब समाचार मिला कि कारण युवराज समरंग से भाग गया है, तो वह महाराज धर्मसेन वृद्धावस्था के कारण अत्यंत दुर्बल थे, तो उत्तमपुर की विशाल अश्व तथा रथ तथा गज सेना अत्यंत विस्तृत देश को विपुल धनराशि की परिपूर्ण कोष को लेने के लिए लोभ को न रोक सका था। फलतः उसने शीघ्रता के साथ राजधानी की दिशा में बढ़ना आरंभ कर दिया था। इस गति से बढ़ती हुई उसकी सेना ने आधे उत्तमपुर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद उसने अपने जितने भाग को सैन्य के बल आदि का प्रयोग करके जीत लिया था, वहीं तक आकर के हम रुक गए थे और यदि आप चाहें तो हमारे तथा राज्य के विभाजन की नई सीमा को मान कर सकता था। इस संदेह को लेकर के दूत को महाराज के पास भेजा था। शत्रु का पत्र कठोर तथा शिष्ट वाक्यों से भरा हुआ था। अतएव जब महाराज धर्मसेन ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा तो उसके अक्षरों को देखते ही क्रोध से आवेग रूप विष से उनके नेत्र लाल हो गए थे। क्रोध के उन्माद में वह उसी प्रकार से गरज पड़े थे जिस प्रकार से सिंह हाथी को देख करके हुंकार मारता है। उसके वंश में क्रम से चली आ रही राजभूमि की सीमाएं निश्चित है और उतनी ही धरा उसे प्राप्त पर्याप्त है। इस समय अहंकार में पागल होकर के यदि वह उतने ही राज्य में संतुष्ट नहीं रहता है तो मैं निश्चय ही इस अहंकारी से युद्ध करूंगा और उसके कुल क्रमात राज्य को भी किसी दूसरे ऐसे राजा को दे दूंगा जो मेरी आज्ञा मानता होगा। हिरणों के राजा केसरी के समान पराक्रमी महाराज ने उक्त कठोर वाक्यों को राजसभा में कहकर के क्रोध से कारण इतने ही और भी अपमानजनक वाक्यों को ऊंचे स्वर में कहा था। इतना ही नहीं, अत्यंत अपमानजनक कठोर वाक्यों से भरा हुआ उत्तर भेज करके उसी समय नगर को छोड़ कर गए लड़ने के लिए चल दिए थे। महाराज धर्मसेन की चतुरंग सेना उद्धत शत्रुओं के अहंकार जन मत को उतार देने के लिए अत्यंत समर्थ थी। उसके ऊपर विशाल ध्वजाएं तथा अनेक रंगों की अद्भुत पताकाएं लहरा रही थी। ऐसी सेना से घिरे हुए महाराज धर्मसेन ने एक योजना मार्ग चल चुकने के बाद विश्राम के लिए पहला पड़ाव डाला था और महाराज धर्मसेन के पराक्रम की कीर्ति सब तरफ फैली थी। उस समय उनके महाबुद्धिशाली अजित सेन, चित्रसेन, देवसेन आदि मंत्री भी साथ चल रहे थे। तब प्रयाण रुक गया तो वे अति विनय पूर्वक महाराज के पास आए थे और उनके हित की भावना से ही प्रेरित होकर के उन सब ने महाराज से निम्न प्रकार से निवेदन किया था। हे महाराज, जहाँ तक आपके पराक्रम तथा शक्ति की बात है, उन्हें सारा संसार जानता है तथा आज तक किसी ने भी उनको नहीं लांगा है। अतएव हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि उसे निसंकोच होकर के कहने के कारण यह है कि इस बार हम प्रतिशोध लेने की पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। आपके औरस पुत्र और सपक्षी राजा लोग भी इतने सफल पुरुषार्थी हैं कि वे ही प्रबल से प्रबल शत्रु सेना के अहंकार को मिट्टी में मिला देते हैं। इसके लिए अतिरिक्त यह भी है, आप जानते हैं कि आप न तो अधिक शत्रु ही है और जो कि शक्तिशाली भी नहीं है। तब आपने इस समर यात्रा को पहले सोचे बिना ही क्यों आरंभ कर दिया? यदि कोई जलाशय इतना गंभीर हो कि उसकी था न ली जाए तो उसके तथा इतना चौड़ा हो कि उसे तैर कर पार न किया जा सके तो वह भी बताइए, उसे कौन लांग सकता है? अधिक ठीक इसी प्रकार से महाराज शत्रु सेना रूपी विस्तृत समुद्र को आप भी तब तक न लांग सकेंगे जब तक कि आप पक्ष मित्र राजाओं से सहित न हो जाएं। शत्रुओं के मान तथा मर्दन करने वाला
ललितपुर नाम के प्रसिद्ध नगरी के राजा देवसेन आपके प्रिय मित्र ही नहीं अपितु आपका सगा संबंधी भी है। उसमें संदेह नहीं है कि यदि हम दूतों को भेज कर दें तो वह समाचार पाते ही दौड़कर चले आवेंगे। इसे आप ध्रुव सत्य ही माने। महाराज धर्मसेन ने मंत्रियों के वचनों को सुनते सुनते ही समझ लिया था कि उनके वाक युक्ति संगत थे और परिणाम में लाभप्रद थे। सब दृष्टियों को हित कर देखते हुए भी अति संक्षिप्त में तथापि उनकी राजनीति का सार भार भरा हुआ था। अतएव उनका कथन समाप्त होते ही उन्होंने मंत्रियों से कहा, आप लोग शीघ्र ही यह सब कर डालें। एक तो वह उस समय भूमिपाल धर्मसेन की आज्ञा से तीव्र थी और दूसरी विलम्ब होने से अपने देश को नाश होने की आशंका थी तथा उन सबसे बढ़कर यही राजभक्ति जिससे कि प्रेरणा पाकर के उत्तमपुर का दूत बड़े वेग के साथ ललितपुर नगर की ओर दौड़ चला था और नगर में पहुंचते ही वह सीधा राजभवन में पहुंच गया था तथा आवश्यक शिष्टाचार महाराज देवसेन के सामने जाकर के उनका अभिवादन करते हुए उत्तमपुर धीश से लिखित पत्र को उसने महाराज के समक्ष उपस्थित किया था। ललितेश ने उसे लेकर के पहले तो मस्तक पर लगाया था, फिर खोल करके पढ़ा था और समस्त परिस्थितियों को समझ गए थे। महाराज देवसेन अपने अत्यंत विश्वस्त तथा अनुभवी लोगों के साथ मत विनिमय करने के लिए उत्सुक थे। अतएव सिंहों पर बने सिंहासन पर बैठ करके उसी दूसरे एकांत गृह में जाकर बैठे थे और तुरंत ही उन्होंने वणिक राजा को बुलवा भेजा था। आप जनों के एकत्रित हो जाने पर उन्होंने उत्तमपुर में घटी समस्त घटनाओं को कुमार वारंग का घोड़े के द्वारा हरणनाश और नूतन युवराज सुसेन युवराज के द्वारा पराभव तथा उसका बाद भी शत्रु के बढ़ते रहना आदि सभी बातों को व्यवस्था के साथ उनकी सम्मति के लिए उपस्थित कर दिया था। तथापि वे स्वयं भी समस्त कार्यों को समझते थे। हे कश्चिद्वत, आप पूर्ण रूप से इस राजधानी तथा पूरे के पूरे राज्य के उपद्रवों से मुक्त करके रक्षा करते हुए यहीं रहें। केवल मैं ही इस कार्य के भार करके वहन करूंगा। मेरे मित्र तथा संबंधी पर आपत्ति आ पड़ी है, अतएव उसमें हाथ बटाने के लिए जाना ही चाहता हूँ। महाराज देवसेन के इस निर्णय को सुनते ही कश्चिद्वत बोल पड़े, हे गुणसागर, सामने रखा हुआ पत्र भी पिताजी ने ही भेजा है। आप उसे ध्यान से देखिए। नूतन विकसित कमल के समान कांतिमान कर पुटके से उठा करके महाराज ने उस पत्र पर को फिर से बांचा। पत्र में लिखे हुए युवराज बरांग के पिता का देश से लुप्त हो जाना और शत्रु के द्वारा पिता के अपमान, पिता की अत्यंत जटिल परिस्थिति इत्यादि बातों को सुनते सुनते वीर कश्चिद्वत की आंखों में आंसू आकर वह पूर्ण उमड़ आया था और स्वभाव से ही धीर गंभीर कश्चिद्वत की आंखें धारा प्रवाह रूप से बहते हुए आंसुओं से गीले मुक्त तथा तीव्र कंपन से चंचल वक्षस्थल को देख करके महामतिमान ललितपुर से अधिपति ने अनुमान से यह पहचान लिया था कि हे पुत्र वरांग, मैं तुम्हें पहले ही जानता था कि तुम ही मेरे श्रेष्ठ भांजे हो, तो भी तुमने वहां पर अपना कुल नगर आदि छिपा करके क्यों रहते थे। यह कहते कहते महाराज का मुख हर्ष के कारण खिल उठा था और वे बड़ी तजा के तथा आगे बढ़े थे और उसका निकट खींच करके छाती से लगा लिया था। जब मैं बन बन मारा फिरता था तब कोई ठिकाना ना था। उसी समय सारपति सागरपति ने मेरे ऊपर परम करुणा करके मुझे अपना लड़का बना लिया था। इसके उपरांत आपके अपनी प्रिय कारिणी पुत्री का विवाह करके आधा राज दे करके मुझे राजा के महाराज पद पर स्थापित कर दिया था। इन कारणों से इस पृथ्वी पर कोई भी मेरा मित्र तथा बंधु बांधव आपसे बढ़कर नहीं है। जिस समय भाववेश में युवराज बरांग यह कह रहे थे, उसी समय उनकी ओर देख करके करुण वचन बोलते हुए
महाराज देवसेन आदि गुरुजन उनके चरणों में गिर पड़े थे। हे प्रभु, आप खो जाने पर महाराज धर्मसेन की आज्ञा के अनुसार आपके खोजने वाले व्यक्ति चारों ओर पर्वतों पर, गुफाओं में, गहन वनों में तथा नदियों में आपको खोजते हुए घूम रहे, किंतु बड़े आश्चर्य की बात यह है कि पर आए हुए आपका पता न लगा सके थे। जब सब सगे संबंधी उक्त वचन को कहकर के चुप हो गए तो आनंद विभोर महाराज देवसेन ने स्नेह पूर्वक कहा था, हे राजकुमार, तुम्हारे निमित्त से ही मेरे द्वारा पाली पोसी गई 100 राजपुत्रियां हैं। इस समय तुम उनको भी ग्रहण करो। मातुल राज ललितेश के हृदय रूपी कमल को विकसित करने के लिए समर्थ और प्रस्ताव को सुनकर के युवराज वरांग ने निवेदन किया, हे महाराज, समस्त राज लोग आपकी आज्ञा का पालन करें, यही मेरा हार्दिक अभिलाषा है। मैं आपकी एकमात्र तनया सुनंदा से ही परम संतुष्ट हूँ। ललितेश के भांजे के वचन सुनते ही आनंद ही नहीं आ रहा था, अपितु उसके वचन जो मानते हुए थे और उसे बीच में ही रोक करके उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा था, हे बेटा, समस्त गुणों से परिपूर्ण विकास रूपी भूषणों से अलंकृत मेरी परम प्रिय पुत्री मनोरमा को अवश्य ग्रहण कर लो। राजकुमार वरांग की दृष्टि स्वभाव से उदार रही थी और अतएव मातुल राजा के उक्त प्रस्ताव को उन्होंने मान लिया और कह दिया था, जैसी आपकी आज्ञा। फिर क्या था, महाराज देवसेन की प्रसन्नता की सीमा न थी। उन्होंने उसी समय तैयारियां करके समस्त हाथी के समान गंभीर गगनशील युवराज को अपनी पुत्री ब्याह दी थी और महाराज देवसेन पहले से ही युवराज वरांग को बड़ा प्यार करते थे और उसके साथ साथ राज्य की जनता उनके कानों कान भी इस मनोरथ को चर्चा फैल गई थी। अतएव दुगनी संपत्ति तथा महोत्सव के साथ अपनी पुत्री का भांजे के साथ गठबंधन कर दिया था। अतएव समस्त परिवार संस्कार परम श्रेष्ठी विधि पूर्वक समाप्त हो गए थे, तो युवराज वरांग अपने विपुल वैभव तथा संपत्ति के साथ अपने नगर उत्तमपुर को जाने के लिए अत्यंत उत्कंठित था। अतएव विदा से पहले ही ललितेश ने समस्त बंधु बांधवों को अधिकार तथा पुत्रियों के साथ विशाल सहभोज किया था और कश्चित वट को देखने के दिन ही कामदेव की बेचारी मनोरमा का विरह में इतना जलाया था कि उसके प्राणों का संकट आ पड़ा था। इसी व्यथा को चिरकाल तक सह करके बेचारी के मन के अनुकूल पति मिला था। अतएव वह ग्रीष्म काल में भयंकर अग्नि के समान दाहक सूर्य के प्रखर किरणों के साथ जलाए जाने के बाद वर्षा ऋतु के आरंभ के मेघों के द्वारा शांत की गई पृथ्वी के समान परम प्रमुदित हुई थी। अनुपम पराक्रमी युवराज वरांग अपने पिता की राजधानी को लौटे जाने के लिए आतुर हो रहे थे। उस उत्कंठ अभिलाषा को कार्यान्वित करके प्रिय अप्रिय से भी कार्यान्वित करने के अभिप्राय से भी अपने धर्म पिता सागर वृद्ध के पास गए तथा उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए मधुर वचनों में से निर्मित प्रार्थना पर निम्न प्रकार से कहा, जब मैं गहन वन में ठोकरे खाता फिरता था, उस कोई मित्र व सहायक नहीं था। इतना ही नहीं, परम पराक्रमी स्नेही तथा सर्वशक्ति संपन्न मेरे पूज्य पिता भी अपने कर्तव्य को मेरे प्रति पूरा न कर सके थे। उस समय आप ही मेरे पिता हुए थे और पुरानी स्मृतियों को हरा करके दुख देने वाली इन बहुत सी व्यर्थ बातों के पुनरावृत्ति करने से क्या लाभ। इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याण करने वाले आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। नम्रता विनम्रता मनुष्य का सबसे उत्तम आभूषण है। संसार का सबसे उत्तम पद शुद्ध विनय के कारण ही प्राप्त होता है तथा मेरा जितना भी अभ्युदय हुआ है वह विनय मूलक ही है। अतएव हे सार्थपते, संसार में यश को बढ़ाने की अभिलाषा से मैं आपके आगे प्रणत हूँ। महाराज देवसेन इस समय किसी कार्य से
किसी कार्य को करना चाहते थे वह सभी किसी भी रूप में आपसे छिपा नहीं है। ललितेश इसी समय युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ साथ जाने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ, किंतु अपनी इच्छा से प्रेरित होकर के नहीं, अपितु आपकी अनुमति प्राप्त करके ही जाना चाहता हूँ। जब धर्मपुत्र ने विनय पूर्वक अपने मन से भावों को इन वचनों को स्पष्ट किया था तो पिता को उसका निर्णय समझने में देर न लगी और कुछ सोच करके उसने कहा था, हे सुमते, तुम्हारे बिना मैं यहाँ जीवित नहीं रह सकूंगा। मेरे मन में ऐसा आता है कि हे सद्गुणों के प्रेम करने वाले पुत्र, तुम्हारी असाधारण योग्यता को कारण ही सारी पृथ्वी पर मेरी कीर्ति प्राप्त हो गई है। तुम्हारे पराक्रम तथा गुणों ने ही मुझे महाराज देवसेन के समान बना दिया है। आज मैं सारे राज्य के लिए इतना अधिक मान्य हो गया हूँ कि उसकी तुलना करना भी असंभव है। जब तुम मुझे यहाँ छोड़ करके दूसरे देश चले जाओगे तो तुम ही बताओ मैं किसके सहारे यहाँ पर जीवित रहूंगा। अतएव हे सुमेरु के समान धीर वीर गंभीर पुत्र, तुम जिस जिस देश में जाओ मुझे भी वहीं लेते चलो। सारस्वती सेठ के सागर वृद्ध जब अपनी अभिलाषा को व्यक्त कर चुके तब युवराज वरांग ने प्रसन्नता पूर्वक कहा था, जैसी आपकी आज्ञा। और इस वार्तालाप को समाप्त होते होते ही महाराज देवसेन से ललितपुर से प्रयाण करने का मुहूर्त आ पहुंचा था। महाराज की युद्ध यात्रा के समय चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि हो रही थी, जोर जोर, और महाराज के प्रयाण से समय शकुन करने के लिए भी विविध जातियों के बंदी जन, बड़े बड़े बीट तथा मगध लोग बड़े बड़े बेग अपने मुख के द्वारा पूरे फैला करके और होठों को बनाते हुए महाराज की जय जय बोलते थे। ये एक क्षण के लिए भी ना रुकते थे। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को देख करके समुद्र की अपने आप ही ज्वार ऊपर पड़ता है, उसी पर ही यदि देव योग से जोर की हवा चलने लगे तो और फिर वह उन्नत लहरें परस्पर आघात से जो भयंकर शोर मचता है, उसी प्रकार से तीव्रतम शोर करते हुए महाराज अपनी राजधानी ललितपुर से निकले थे और रथों को, घोड़ों के टापों तथा हाथियों और पैरों के भार से मसले जाने के पर धूल आदि बादल उड़े थे और उनके द्वारा समस्त नवमंडल धुंधला सा हो गया था। और उस समय इस अवस्था हो गई थी कि आकाश में संपूर्ण रूप से चमकता हुआ सहस्र में दिनकर भी लोगों की आंखों से ओझल हो गया था। देखता ही नहीं, यौवन के उन्माद में हाथी के गंडक स्थलों से मध्य जल बह रहा था। हे मूर्ख, अपने चंचल घोड़े को शीघ्र हो उसके पास से हटा ले। अरे वो दिखता नहीं है, यह किशोरी बालिका घोड़े के नीचे दब जाएगी, उससे एक तरफ कर लो। इस प्रकार की दुनिया हो रही थी। यस, राजा के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए पीछे पीछे चलने वाले नागरिकों को महाराज के स्नेह पूर्वक लौट कर मध्याह्न में सूर्य के समान प्रतापी युवराज वरांग के साथ साथ सगे संबंधी तथा आक्रमण करने वाले शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उस समय सेना ऐसी लगती थी मानो ललितपुर रूपी पर्वतीय गुफा के मुख से निकल करके महाराज देवसेन की सेना रूपी नदी बड़ी तीव्र गति से साथ जगत विख्यात उत्तमपुर रूपी समुद्र में मिलने के लिए बही जा रही है। उसी सेना नदी के रूप में फहराती हुई उन्मत्त पताकाएं ऐसी प्रतीत होती थी मानो पक्षी उड़ करके ऊपर झपट रहे हैं। संपत्ति के लदी हुई हजारों गाड़ियां चली आ रही थी और उसके बाद राजपुत्री सुनंदा तथा मनोरमा की पालकियां भी चली आ रही थी और उनके चारों ओर घेरे हुए असंख्य भट्ट धीरे धीरे चल रहे थे। उन्नत पर्वत, भीषण गुफाओं के भीतर गहन काननों आदि संकटमय स्थानों से पर युवराज देवसेन के आगे आगे पीछे तथा दाएं बाएं चले गए थे और पूरी सेना का
व्यवस्थित रूप से संचालन भी करते चलते थे। उस अवसर पर उसके सैन्य संचालन की निपुणता और पराक्रम को देख करके इंद्र के पुत्र अर्जुन का स्मरण हुआ था। अपने पूरे राष्ट्र पर आकर के गंतव्य राष्ट्र में पहुंच जाने पर महाराज देवसेन विश्राम करने के लिए एक स्थान पर अपनी सेना को रोक दिया था और महाराज धर्मसेन को इस समाचार को अभिज्ञ करने के अभिप्राय से ललितेश अपनी आज्ञा के अनुसार बड़ी तीव्र गति से प्रयाण करते हुए आपके निकट आ पहुंचे हैं। सारपति सागरवत को उत्तमपुर के सैनिक आवास पर भेजा था और महाराज देवसेन ने सेठ सागरवत को जो संदेश दिया था उसके प्रधान तथा अप्रधान प्रयोजन को इस प्रकार से उत्तम पुराधिपति के समक्ष उपस्थित करना होगा। और इस सबको कुशल वक्ता सेठ ने अपने मन ही मन संचित कर लिया था और पुनर्वृत्ति करता हुआ उत्तमपुर के स्कंदवार पहुंच करके वह विनय पूर्वक महाराज धर्मसेन के सामने उपस्थित हुए थे और उनके पुरुषार्थ को बुढ़ापा भी न डिगा सका था तथा महाराज के सामने उपस्थित होकर के उन्होंने अपने नृपति का पूरा संदेश सुना दिया था। सारपति सागरवत के मुख से ललितपुर अधिपति महाराज देवसेन के आगमन के शुभ समाचार सुनकर के महाराज धर्मसेन ने उन्हें आया ही समझ लिया था और उत्तमपुरेश को मन ही मन यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि शत्रु का पराजय तथा मेरी विजय होना असंभव अवश्य ही है। उनके हर्ष की सीमा न थी और हर्ष तिरेक से उनका मुखारविंद विकसित हो रहा था और आनंद जन्य रोमांच से उनकी पूरी देह कंटकित हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने ललितेश के कुशल क्षेम पूछी थी, फिर क्रम से सुयात्रा के विषय में पूछ चुकने पर उसकी सेना के विषय में जिज्ञासा की थी। ये सारपति, मेरे मन सैन्य संबंधी विगत को जानने के लिए उत्सुक हूँ। अतएव बताओ कि महाराज के मंदोन्मत्त गज सेना का प्रमाण क्या है, अश्वारूढ़ी सेना कितनी है तथा पैदल सेना की संख्या क्या है, इस सेना का संचालन करने वाले नायकों के प्रमाण कितना है, ललितेश्वर के साथ कितने कुशल मंत्री आए हैं और इस सबके अतिरिक्त उनके साथ आने वाले मित्रों तथा प्रियोजनों का क्या प्रमाण है। महाराज धर्मसेन के द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामती सेठ सागरवत ने अपनी नृप के समक्ष राजाओं के चतुरंग सेनाओं की उपस्थिति तथा पुरुषार्थ आदि विगतावार बता दिया तथा इतना ही नहीं, महाराज का उत्साह बढ़ाने के अभिप्राय से उन्होंने शीघ्रता पूर्वक युवराज बरांग के समस्त पराक्रमों को भी सुनाया था जो कि उनके युद्धों को प्रदर्शित करता था। हे सारपति, आपने जो यह भली भांति वर्णन किया है उसका वचन हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षण कर रहे हैं। कानों के लिए तो यह शब्द अमृत के समान है और मैं यह सब पहले ही जानता हूँ। केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि जिस बरांग के विषय में आपने यह सब कहा है वह रंग रूप में कैसा है। इस प्रश्न के उत्तर में सेठ सागरवत ने इतना ही कहा था, हे महाराज, उठने बैठने बोलने चालने रंग रूप तथा पराक्रम में वह सर्वथा आपके ही समान है। हे महाराज, वह आपका ज्येष्ठ पुत्र है। अप्रमिलित हाथी के कारण मधुरापति के साथ जो प्रसिद्ध रण की कुछ ही पहले हुआ था उस रण को जीतने वाला भी वही है। नदियों के नाथ सागर सहित वृद्धि नामधारी सागर वृद्धि के द्वारा कहे जाने पर उनके वचनों को सुनकर ही महाराज धर्मसेन का वियोग वाहिनी का तपता हुआ हृदय शांत हो गया था और परिपूर्ण राजसभा में ही उन्होंने अपने शरीर से कटक कुंडल उत्तम मणिमय हार आदि अनेक आभूषण उतार करके सेठ सागरवत को बैठ करके उनका बड़ा सत्कार किया था। बहुत समय से
खोए हुए पुत्र के समाचार ही नहीं अपितु उसके अभ्युदय की कथा सुन करके महाराज धर्मसेन के नेत्र कमल विकसित ही ना थे उठे थे, अपितु राग की अधिकता से चंचल हो गए थे। पुत्र को देखने के उत्कृष्ट इच्छा के कारण से अपनी विशाल चतुरंग सेना के साथ लेकर के बड़े वेग के साथ उससे मिलने के लिए चल दिए थे। महाराज धर्मसेन का आत्मपुत्र को चिरकाल के बाद देखने के तीव्र आकांक्षा के बिल्कुल हरी भरी हो गई थी और वे मार्ग में चलते चलते ऐसे युवराज वरांग के विषय में बात करते जाते थे और युवराज के प्रति उन्हें इतना आदर तथा धर्म श्रेय था कि मार्ग की कठिनाइयों तथा परिश्रम का भी उन्हें पता भी न लगा था। जब महाराज सेन निकट पहुंचे तो महाराज देवसेन स्वागत के लिए दुंदुभि शंख आदि बाजों के साथ जोर शोर से बजवाते हुए उनके अफगानी के लिए आए थे तथा उनके समक्ष पहुंच करके युवराज वरांग के साथ ललितेश अपने भगनीपति राजा के चरणों में आदर से प्रसन्नता पूर्वक झुक गए थे। महाराज धर्मसेन ने पीन पुष्ट भुजदंड कुलीन रानियों के स्तन रूपी उन कलियों को मरोड़ने की आदि थे और जिन पर भली भांति से पीसे हुए श्रेष्ठ चंदन के सुंदर लेप लगाकर रहता था, उन्हीं भुजाओं को फैला करके उन्होंने अपने साले तथा पुत्र का जोर से आलिंगन किया था। आज के स्वाध्याय में इतना ही, कल का आगे स्वाध्याय करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा दे तू लोक। हे जिनवाणी भारती तुए जपू दिन रैन, जो तेरा शरण लागे सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो पार्वती।